सुंदर ज़ारा और आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रोग्राम वुमेन टेकिंग द लीड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो आज मेरा पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनको ये बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम का असल में मकसद क्या है। इस प्रोग्राम का असल में मकसद ये है कि यूथ को मोटिवेट करना है और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है जो ख़वातीन के हवाले से है कि वो पढ़ नहीं सकती या वो उनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि शादी उनकी कर देनी है या जॉब उनको नहीं करवानी, घर में बिठाना है। तो इस प्रोग्राम में असल में मैं उन लोगों को बुलाऊँगी या उन ख़वातीन को बुलाऊँगी जो कि अभी बहुत सारे काम सर अंजाम दे रही हैं और इस वक्त पढ़ाई के साथ साथ भी काम कर रही हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रही हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं आमना इमरान। आमना इमरान, मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे इन्होंने, वैसे तो मैं इनसे ख़ुद ही पूछूंगी कि ये क्या क्या कर रही हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ कर रही हैं। तो मतलब ये काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही हैं, क्लोथिंग ब्रांड भी है इनका और मतलब लॉन्च किया है अभी, और डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर रही हैं। तो मुझे आमना आप बताइएगा, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि आपने कहाँ पढ़ा है और थोड़ा इस हवाले से। बेसिकली मैंने एफए जो है वो बेसिकली मारगला कॉलेज से किया है। इसके बाद मैंने बीएस किया इन मैस कम्युनिकेशन कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो है वो आपका ये शौक़ था शुरू से ही मैस कम्युनिकेशन में जब आई, तो शौक़ था कि आपने कुछ ना कुछ आगे बिज़नेस करना है या कुछ ना कुछ आगे काम करना है पढ़ाई के साथ साथ, या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब अचानक हुआ ये सब कुछ? नहीं, प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था मैस कम्युनिकेशन में आने का। जब मैंने स्टार्टअप लिया था मैस कम्युनिकेशन, लाइक मैंने बीएस करना था, तो उस टाइम हमारे बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स थे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड मैस कम्युनिकेशन। तो उनमें से जो बाकी 2 थे तो वो तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो मैस कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मज़े का है, जिसके अंदर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप बहुत कुछ सीखते हो, एंकर, आरजे, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक जो भी फील्ड है, तो इसमें आप लोग बहुत सारे आगे आपको स्कोप मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आजकल हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, सबके सब सोशल हो रही हैं, ठीक है, ऑन मेजर प्लेटफॉर्म्स। तो इसलिए मैस कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप लोग बहुत सारी जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। अच्छा, तो जो आप अमेज़ोन पे काम कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है ये काम करना क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट अवेलेबल होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से अप्रोच कैसे करना है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो मुश्किल तो होता है अमेज़न पे काम करना, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में रह के भी अगर आप सेल करते हो ना, तो पाकिस्तान के लोग जो है लाइक उनको बहुत इशू होते हैं कि वो फेक ना हो प्रोडक्ट वगैरह, हमें अच्छी क्वालिटी मिले, या डिलीवर होगा भी या नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कस्टमर परचेज़ करने के लिए ऑर्डर तो दे देते हैं, बाद में रिसीव ही नहीं करते वो। तो इस मामले में आगे सेलर को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और इसके अलावा जो कस्टमर होता है उसको भी बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको जो सेल के लिए कस्टमर्स वगैरह होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि अब्रॉड में जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली परचेज करते हैं ऑन अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन पे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो काम कर रहे हैं, एज अ ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके अपने स्टोर्स भी हैं जो वो खुद पाकिस्तान से भी यहाँ से सेल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मैस कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है। अभी मेरे आपसे बात हो रही थी पहले भी, आपने कहा कि कोरोना था तो मैंने उसमें स्टडी की, तो कितना मुश्किल था कोरोना में पढ़ना इस सब्जेक्ट को, इस फील्ड को? एक्चुअली मैस कम्युनिकेशन में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, तो आप ऑनलाइन उसको नहीं सीख सकते हो। और हमारी जो क्लासेस होती थी वो भी सारी की सारी एलएमएस या टीम्स पे होती थी, तो हमारे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कोरोना में। और इसके अलावा वो एक टाइम भी ऐसा था कि जिसकी वजह से हमारे सेमेस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्सीड हुए, तो हमारी स्टडी में बहुत सारा लॉस भी हुआ, और बहुत टाइम टेकन था ये सब कुछ। अच्छा, तो जो आपने ब्रांड लॉन्च किया, आपने खुद किया है या किसी के साथ कोलैब किया है? जो क्लोथिंग ब्रांड है, थोड़ा उसके हवाले से आप बेसिकली बताएं। मैं सेल एग्जेक्टिव हूँ वहाँ पे। वाइब्स एक ब्रांड है जो कि मिस्टर अली और मिस्टर हमजा, जो कि उनके वहाँ के सीईओ एंड सीएमओ है, उन्होंने स्टार्ट किया था बिफोर 1 ईयर। सो अभी हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया था एज अ सेल एग्जेक्टिव, और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा। अभी फ़िलहाल इस पे काम चल रहा है। अच्छा, आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया अपना, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको किस तरह से आपने स्टार्ट किया और कितना अरसा तक ये आपने काम किया इस पर,
और अभी भी कर रही हैं आप। क्या इसका यूट्यूब कैसे चैनल, ख्याल कैसे आया कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? यूट्यूब एक्चुअली मैंने अपने भाई को सजेस्ट किया था कि वो यूट्यूब पर काम करे, तो वो कहता था नहीं मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें काम करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उसको कहती थी नहीं बहुत इजी है, बस टिकटॉक से वीडियोस उठाओ और यूट्यूब पे अपलोड कर दो। तो वो कहता था नहीं ये इजी नहीं है। तो मैं उसको कहती थी चलो ठीक है मैं करके दिखाती हूँ। तो बस इसी स्टोरी में लाइक बैट लगी थी हमारी और मैंने वो यूट्यूब चैनल बना लिया था। तो वहाँ पे मैंने शुरू में टिकटॉक की वीडियोस डाली और मैं बहुत शौक से उस पर काम करती थी, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें फिर कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आया। तो कॉपीराइट के जब मैंने इशू देखा और उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी और मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था स्टार्ट में, तो उस टाइम मुझे पता चला नहीं आप कंटेंट आपका अपनाना चाहिए, आप किसी और का नहीं उठा सकते हो। तो इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें अपने प्रोडक्ट्स जो सेल्स एंड मार्केटिंग में करती थी, मैंने स्टार्ट में ऑरिफ्लेम में भी काम किया हुआ बेसिकली। तो उनके जितने भी प्रोडक्ट होते थे, कस्टमाइजिंग आइटम्स होते थे जितने भी, उनकी मैं वीडियोस बनाती थी और उनमें एनिमेशन वगैरह ऐड करके और वो सारे के सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती थी। और उसमें ये होता था लाइक व्यूज़ तो आते थे, सब्सक्राइबर भी आते थे, लेकिन कोई देखता नहीं था क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को कोई बार बार नहीं देख सकता। तो इसलिए मैं उस टाइम मेरे माइंड में यही था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोग देखें भी और मतलब इंटरेस्ट भी लें। तो बस वहाँ से ही एक दफ़ा मुझे ऑफ़र आई थी कि आपको ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग भी आती है, फ़ोटो एडिटिंग भी आती है, तो आप क्यों नहीं सिखाती हमारी पब्लिक को। मुझे बेसिकली LPF से एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऑनलाइन जो यूथ को फ्री में कोर्सेज सिखाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है हमें आगे कोर्सेज करवाए। तो उस टाइम तो बेसिकली मैं जूम वगैरह इतना यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की एंड देन मैंने उसको एडिट किया, फिर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। फिर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स वगैरह होते थे उनके हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए होते थे और हमारी जब भी क्लास होती थी तो मैं उनको यूट्यूब का लिंक शेयर करती थी और वो वहाँ जाके देखते थे। इससे वॉच टाइम तो बहुत अच्छा आता था मुझे। लेकिन वही बात है कि आप एक ही स्टूडेंट को बार बार नहीं सिखा सकते हो। अगर एक यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग का कोर्स है वो कंप्लीट अगर आपने उसकी ड्यूरेशन रखी हुई है तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपको न्यू बैच स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके भी मैंने 1-2 बैच स्टार्ट करवाए थे वीडियो एडिटिंग के। उसके बाद मैंने पेड फोटो एडिटिंग के भी कोर्सेज वगैरह करवाए थे बेसिकली। लेकिन ये है कि आफ्टर सम टाइम मेरी जो स्टडी है वो ऑनलाइन से फिजिकल चली गई थी। अच्छा, तो आप किस किस्म का कंटेंट लगाती हैं यूट्यूब पे? किस किस्म का कंटेंट होता है? स्टार्ट में तो मैंने जस्ट रैंडम वीडियोस वगैरह पोस्ट की थी एंड आफ्टर दैट मैंने उसके ऊपर कोर्सेज करवाए थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर एक्सप्लेनेशन, अब जो मैं उस पर बेसिक जो मेरा काम है यूट्यूब पे वो वॉइस ओवर एक्सप्लेनेशन का, मैं वहाँ पे वॉइस ओवर करती हूँ और लाइक जो स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं या मूवी एक्सप्लेन करते हैं वो होता है मेरा। मतलब इजी है काम यूट्यूब पे? इतना कुछ कर रही हैं, जैसे अमेज़ॉन पे काम कर रही हैं, फिर आपने कहा था कि टीचिंग भी मैं कर रही हूँ, और मतलब इतना कैसे मैनेज कर लेती हैं सब कुछ? टीचिंग तो मैंने अभी रिसेंटली लेफ्ट कर दी है क्योंकि मेरा टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें आपने जाना ही जाना होता है, आप ऑफ नहीं ले सकते, आप लेट नहीं जा सकते। तो इसलिए वो चीज़ जो थी ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो गई थी क्योंकि मेरा टाइम नहीं मैनेज होता था। तो इस वजह से फिर वो जो है मुझे लेफ्ट करनी पड़ी। सही हो गया। तो आप किस नाम से आपका वो है चैनल यूट्यूब का? मेरा यूट्यूब चैनल है मिस स्वीट वॉइस एक्सप्लेनर। आप लोग जाके डायरेक्ट सर्च करें, फ्रंट पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये आपको आपके आवाज़ भी स्वीट सी है क्योंकि मैंने भी सुनी हुई है आपकी। हाँ। तो क्या ये नाम आपने जो है वो खुद सजेस्ट किया था या मतलब खुद सोचा था, सॉरी, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था? नाम बेसिकली एसईओ के जो बंदे होते हैं उनको ये होता है कि आप जो लो कीवर्ड होते हैं ना, लो वॉल्यूम के, आप उन पे काम करते हो। तो बस उस टाइम मुझे इतना आइडिया तो नहीं था, लेकिन जब मैंने वो नाम कुछ मैं ऐसा रखना चाहती थी कि लोग सर्च करें तो फ्रंट पे, लाइक मुझे उस पर इतनी मेहनत ना करनी पड़े उसको फ्रंट पे लाने के लिए। तो बस इसीलिए इससे पहले भी मैंने मस्ती एंड शॉपिंग नाम रखा था अपने चैनल का, तो वो चेंज किया था क्योंकि मैं वॉइस ओवर मेरा एग्जैक्ट, अब मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं अब वॉइस ओवर ही किया करूँगी, तो फिर मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था। हमारे साथ मौजूद है आमना। आमना, मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगी कि आपने किस सन में अपना मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया? मैथ कम्युनिकेशन बेसिकली मैंने 2019 में स्टार्ट किया था और ये मेरा एक्चुअली इसमें मेरे कुछ सेमेस्टर जो थे बीच में कोरोना वायरस आ गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गए थे। लाइक अगर आपका 4 मंथ का अगर सेमेस्टर होता है तो उसमें ये होता है कि लाइक आपका वो मेरा सेमेस्टर 7 to 8 मंथ में चला गया था, तो इस वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड हुआ था। मतलब कोरोना में ये आया था? हाँ बिल्कुल। तो कोरोना में कितना, क्योंकि फील्ड ऐसी है जिसमें आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो, तो कितना मुश्किल आपको पेश आई थी कोरोना में? कोरोना में मैंने हमारी स्टडी तो कंटिन्यू थी, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे काम भी किए थे। लाइक मैं यूट्यूब चैनल पे भी सीखती थी, काफ़ी सारी चीज़ें देखकर, वीडियोस वगैरह मैं देखती थी और उसमें मैं काफ़ी उसमें मेरा ये ज़्यादातर मेन फोकस होता था कि मैं ऑनलाइन घर बैठ के किस तरीके से अर्निंग कर सकती हूँ।
तो मैंने फ्रीलांसिंग अपवर्क पे स्टार्ट की थी और इसके अलावा फाइवर पे भी मैंने स्टार्ट की थी। babaguru.com का और पीपल पर और का मैंने अकाउंट तो बनाया था, बट यस आप लाइक काफ़ी एक ही टाइम पे आप इतने सारे अकाउंट नहीं चला सकते, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए फिर मैंने जस्ट अपवर्क पे काम किया था जस्ट कोरोना पे। उसके बाद मेरी जो स्टडी है वो प्रैक्टिकल चली गई थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था टाइम को मैनेज करना, तो बस इसलिए मैंने वो लेफ्ट कर दिया था। अच्छा, तो ख़वातीन के लिए जॉब करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आजकल का जो दौर है, वैसे तो कर रही हैं ख़वातीन, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा अभी भी होता है कि जॉब अलाउड नहीं की जाती बाहर, मतलब बाहर जाके आप जॉब करें। तो आप फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जो लाइक पहले तो ये होता था कि बिल्कुल ही स्टडी भी कंटिन्यू करने की पेरेंट्स परमिशन नहीं देते थे अपने बच्चों को। अब आप स्टडी कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप आगे जॉब के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, उनको परमिशन नहीं देते, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, तो उनको यही होता है कि बड़े होकर हमारी शादी हो जानी है तो हमें क्या ज़रूरत है इतना पढ़ने की। तो वो ना पढ़ते हैं, उनकी तालीम भी वहीं की वहीं रह जाती है और आगे जाके उनको वो कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए सबको यही चाहिए करना कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें और वो आगे जो भी अगर बनना चाहते हैं, वो उनका कोई भी एम्बिशन है या कोई भी एम है, तो वो उसको फुलफिल कर सकें आगे जाके। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और उन पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मुझे आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, ऐसे ही था? थोड़े थोड़े शुरू में तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मेरी भी जिद थी और उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसको कंटिन्यू करो, और बस वहाँ से करते करते आगे जाके जब उन्होंने देखा कि हाँ अगर ये कुछ कर सकती है तो लेट इट बी, उसको करने दो, वो कर सकती है अगर, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो काम काफ़ी सारा आगे कर सकती है। और मेरी फैमिली में मेरे लाइक सिबलिंग्स में भी मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव भी थी, तो इसलिए मेरे बाबा को भी यही था कि हाँ ये ज़्यादा आगे तक जाएगी। तो ये जो फील्ड है, मतलब मास कम्युनिकेशन, इस पे लोगों ने कहा नहीं आपको कि ये अपनी बेटी को आपने किस फील्ड में डाल दिया? नहीं, मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड तो बेसिकली मैंने ये सोच के बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की थी कि मैं मैथ कम्युनिकेशन रखूंगी। अच्छा। बस वो एक कोइंसिडेंस था कि मैं मैथ कम्युनिकेशन में आ गई। बट ये है कि मैथ कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसके ऊपर आपको ऑन स्क्रीन आना ही आना है, क्योंकि आरजे है उसमें वॉइस ओवर आप करते हो एफएम रेडियो पे, तो आपको वीडियो पे स्क्रीन पे आए बगैर भी आप बहुत सारा काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी दिया है जॉब्स के काफी सारे, तो उसमें भी लोग ये कहते थे कि आपने मैथ कम्युनिकेशन रखी है, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, सुनने को मिलते हैं। तो हाँ बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अगर आपने मैथ कम्युनिकेशन रखी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्क्रीन पे आओ, आप मीडिया पे आओ। आपने मैथ कम्युनिकेशन रखी है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन बहुत सारे काम है, बहुत सारी जॉब्स है, और इनफैक्ट अब तो फिजिकल इतना कुछ काम है ही नहीं, हर बंदा जो है वो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे है, तो आप ज़्यादा अर्निंग सोशल मीडिया से कर सकते हो। सही हो गया। अच्छा, जब आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो आपने मतलब क्या सोचा था कि मैं किस टाइप का, मतलब आपने पहले सोचा था कि मैं इस टाइप का कंटेंट, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट होता है अक्सर आपके पास शुरू में, तो आपने क्या सोचा कि मैं किस तरह, मतलब किस टाइप का कंटेंट ऐड करूँगी इसके अंदर? यूट्यूब पे बेसिकली उस टाइम ना मैं स्टार्ट में टिकटॉक देखती थी बहुत, और वो मैं यूट्यूब पे देखती थी, क्योंकि मुझे टिकटॉक पसंद नहीं थी तो मैंने टिकटॉक कभी इंस्टॉल नहीं की। लेकिन यूट्यूब पे भी ऑफ कोर्स इसी की वीडियोस आती थी, तो मैंने कहा जब ये वीडियोस चढ़ा सकते हैं, इतने व्यूज इनको आ सकते हैं मिलियंस में, तो मुझे भी आ सकते हैं, मैं भी इतनी ऑडियंस ग्रैब कर सकती हूँ। तो इसलिए बस मैंने बनाया था यूट्यूब चैनल वो सोच के। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि अगर इनको अर्निंग नहीं आ रही है तो इतनी मेहनत करने का आपको फायदा नहीं है, क्योंकि उसका आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, तो इसलिए उस पर कॉपीराइट आ जाते थे मेरी वीडियोस पे, तो बस मैंने शुरू में डिलीट कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने अपना जो है प्योर कंटेंट उस पर अपलोड करना स्टार्ट किया था, और उसमें भी बस मैंने कोर्सेज वगैरह ही करवाए थे। सही। अभी आपने बात की टिकटॉक से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड, तो मुझे ये बताइएगा कि जो अक्सर ये आजकल वायरल हो जाती हैं छोटी छोटी वीडियोस सोशल मीडिया पर, हाँ, तो उनको इतना फेम मिल जाता है, हालांकि उनके पास इतनी कोई ख़ास उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की होती, तो हमारा कोई पढ़ने का जो लोग डिग्री लेकर आते हैं, ठीक है, उनका कोई पढ़ाई का फ़ायदा है अगर ऐसे ही वायरल हो जाना है हमने? तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के बारे में बात करें तो मैंने बहुत स्टडी किया इनको, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे सेल्स एंड मार्केटिंग भी करती रही हूँ और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो डायरेक्ट आपने लोगों से ही कांटेक्ट करना होता है, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि मैंने बहुत बार नोट किया कि जो बंदा टैलेंटेड होता है ना,
या जिसने बहुत स्टडी की होती है, जो फर्स्ट डिग्री पे आया होता है, या जिसने बहुत मेहनत करी है, कुछ ना कुछ बनाया होता है, हमारी पाकिस्तानी आवाम उसको सपोर्ट ही नहीं करती। अगर वो देखेगी कि कंटेंट बहुत ज़्यादा लाइक एक इंसान इतनी मेहनत करके कोई इतनी मज़े की इन्फॉर्मेशन बात बताएगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। आप 2 मिनट वीडियो पे आओ एंड नाच के चले जाओ, उसको तो इतने व्यूज़ मिलते हैं ना लाइक, और वो पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हो जाती है। और ये चीज़ हमारी पाकिस्तानी आवाम बिल्कुल गलत चीज़ों को लाइक इस तरीके से फेम देती है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, तो मतलब किस टाइप का आप समझते हैं कंटेंट होना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो किस टाइप का कंटेंट हमें प्रमोट करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी मतलब लाइक आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। आप जो भी सर्च करो आपको सोशल मीडिया पे आजकल मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ दिखाओगे तो सामने वाले का जो माइंड है वो वहाँ से डिमोटिवेट नहीं होगा, वो मोटिवेट होगा, और वो उसी जगह पे जाएगा जिस जगह पे लाइक इंसान लाइक लोग अच्छे होंगे। क्योंकि अगर आप किसी को गलत किस्म का कंटेंट दिखाओगे तो ऑफ कोर्स उसका माइंड खराब होगा और वो आगे से दूसरों को भी वैसे ही समझेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे लोगों में रहते हो, आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आपका माहौल अच्छा होता है, तो आप हर चीज़ को अच्छा समझते हो। तो मतलब इसके अंदर पेरेंट्स का कितना किरदार होता है अपने अपने बच्चों को रेज करने में? पेरेंट्स का तो आजकल के बच्चे है ही इतने जिद्दी के, पेरेंट्स जो मर्जी के उनको वो तो सुनते ही नहीं है पेरेंट्स की बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा सच में लाइक अगर कोई भी लड़की या लड़का सच में अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत जगह पे जा रहा है, गलत किस्म का कंटेंट अपलोड कर रहा है, ये टिकटॉक वीडियोस, नाच गाने एंड ऑल दैट, तो इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बेशक व्यूज़ तो ले लेते हो, आप सब्सक्राइबर भी ले लेते हो, आप अर्निंग भी कर लेते हो, लेकिन वो अर्निंग जो है ऑथेंटिक तो नहीं होती ना, क्योंकि आप लोगों को गलत तरीके से लीड कर रहे हो। ठीक है, तो एंड में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से? उनको मोटिवेट कैसे करेंगी? कोई ऐसा मैसेज कन्वे करें। मुझे मोटिवेशनल स्पीचेस से रिलेटेड बहुत बार रिक्वेस्ट आई है, और मेरे अपनी जो ऑडियंस है वो भी बहुत कहती थी कि आप ना सेशन रखें और हमें मोटिवेशन दिया करें। वैसे यूट्यूब में कैसा होना चाहिए आपका? बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने जूम पे भी ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस करवाए हैं, मैंने कोर्सेज भी करवाए हैं ऑनलाइन, तो सब यही कहते थे कि आपकी तो वॉइस अच्छी है, तो आप हमें मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह दिया करें ताकि हम लोग भी आगे जाके कुछ बन सकें। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जब तक एक बंदा खुद से सेटिस्फाई नहीं होता, वो किसी और को आगे जाके स्पीचेस नहीं दे सकता मोटिवेशनल। लेकिन फिर भी मैंने जितना भी पाकिस्तानी अवाम को स्टडी किया है, जितना भी यहाँ के लोगों को स्टडी किया है, तो मैं बहुत लोगों को घसीट के काम करवा भी चुकी हूँ। लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सा काम करते हैं, उनसे नहीं होता, एंड दे सेड नहीं, हमसे सेल नहीं हो रही है, हमसे लोग नहीं कन्विंस होते हैं, हमसे काम नहीं हो रहा। वो शुरू में डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब आपका काम करने का दिल कर रहा होता है, आप उसको जी जान लगा देते हो उस काम को करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा। इतने सुस्त लोग होते हैं ना कि वो काम ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप काम करो, और ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले ही सोचने बैठ जाते हैं कि अच्छा हम जाएंगे, ये होगा वो होगा, हम नहीं जाते। लाइक वो करते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हो। तो जब भी कुछ करने का सोचो, मेरी पाकिस्तानी यूथ को बस यही एक मैसेज होगा कि आप कुछ भी करना चाहते हो, आप छोटे छोटे गोल्स को ब्रेक करो। अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो आप उसको अचीव इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तो इसलिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ, आप उनको 1 बाय 1 अचीव करो। जब आप अचीव करते हो आप खुद ब खुद मोटिवेट होते हो, क्योंकि आप खुद के लिए मोटिवेशनल हो। लाइक मोटिवेट आप खुद को कर सकते हो, कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ, आप उनको अचीव करो। जैसे जैसे वो अचीव होते जाएंगे आपको खुद सपोर्ट मिलेगा, और आप आगे जाके उस बड़े गोल को भी अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे और यही सोचते रहोगे मैं कल से काम स्टार्ट करूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन मुझे अभी जहन में आया कि आपकी फ्यूचर की क्या आगे प्लानिंग है, कि आपने और क्या क्या करना है अभी, क्योंकि मजीद आप बहुत कुछ कर रही हैं, तो और आगे क्या प्लानिंग है? फ्यूचर से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि साथ साथ आप बेशक फ्यूचर के बारे में जितना मर्जी सोच लो, होता वही है जो आपने जिसके लिए कोशिश की होती है। तो आप ऐसा आहिस्ता कोशिश करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अब आपने गोल बनाया कि मैंने आगे जाके यहाँ स्टडी करनी है, तो वहाँ पे जाके स्टडी कंप्लीट करो, अच्छे ग्रेड लो। उसके बाद आप नेक्स्ट गोल बनाओ, मैंने यहाँ पे जॉब करनी है, मेरी इतनी सैलरी होगी, सैलरी का टारगेट रखो और उसको अचीव करो। लाइक छोटे छोटे गोल बनाओ एंड देन उनको अचीव करो, बजाय इसके कि आप कहो कि हाँ जी मैं महल बना लूंगा और बैठे रहोगे यहाँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कतरा कतरा दरिया बनता है। रियलिस्टिक। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। वेलकम। जी सामाइन, आप सुन रहे थे FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से
मुझे प्रोग्राम वुमेन टेकिंग द लीड से इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।